आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है और एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने है। ब्रेसअप करना है उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है भाई। ग्लोबल संकेत अभी मैं जाऊंगा उन पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पर हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट खड़ा हुआ है। वो आपकी स्क्रीन पे घड़ी भी चल रही होगी, महज 2.5 घंटे दूर। क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है RBI की। वो 3 दिनों की MPC आज खत्म होगी, तो ऐसे में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। अच्छी खबर यह है कि कल का जो पुल बैक है उसके फर्दर लेग्स हैं, ये ग्लोबल संकेत कहते हैं, पर कितना टिकेंगे वो दिन के दौरान, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्विकली जो संकेत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिका में बढ़िया पुल बैक, तो मंडे का सेशन जिसने ग्लोबल मूड सुधार था, रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस टेबल पे आए थे, वो अमेरिका का सेशन था। पिछले हफ्ते के ओमाइक्रॉन के डर के बाद उभरे थे। उसके बाद फर्दर देखिए स्क्रीन पे क्या तेजी हुई कल के ट्रेडिंग सेशन में। 1.5 से लेके 3% अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती। तो कल हम जो शाम को 3:30 बजे डाइजेस्ट किया था, एक तेजी डाइजेस्ट करी थी, लेकिन उससे कहीं बेहतर सेशन पैन आउट हुआ और आज सुबह फिर हल्के हरे निशान के साथ ही डाउ और नैस्डैक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे लार्जली एशिया में मजबूती है और इसलिए हमारा एसजेएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि कल के अच्छे 1.5% के निफ्टी के मूव के बाद शायद 2/3% का और उछाल अभी ड्यू है। तो ओपनिंग तो बढ़िया होगी। सेशन कैसा पैन आउट होता है ये देखना है, लेकिन पिच रिपोर्ट जान लेते। दरअसल पिच में अब तक जितना पता चला है पिच के मुआने के बाद क्या निकल के आ रहा है। पिच तो सही है आज, और कह रहे थे बादल आएंगे, बारिश हुई नहीं हुई, 10 बजे पता नहीं चलेगा। अभी ऐसा है क्या? 10 बजे वेदर का इशू है तो। हाँ, वेदर का इशू है, लेकिन मुझे लगता नहीं बादल निकल जाएंगे। दिसंबर है तो इसलिए हमको नहीं लगता कि बारिश पर ये हालांकि आजकल मुंबई में पूरे साल बारिश होने लगी, ऐसा लगता है। इतने साइक्लोन आ रहे हैं। लास्ट वीक ही पूरा दिन बरसा था। 2 दिन क्या बारिश हुई है? तो देखो, भारत वैसे भी सरप्राइजिंग कंट्री है, कुछ भी अचानक से हो जाता है यहाँ पे। आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे हो गया, तो वो उसको तो आपको मान के चलना पड़ेगा। RBI की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन्फ्लेशन के लेकर। लेकिन पिच आज ठीक इसलिए लग रही क्योंकि US में माहौल बना है और रिस्क ऑन ट्रेड का लोग बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का डर खत्म, ये वैक्सीन वो वैक्सीन आन दिख रही है, काम चल जाएगा। अभी तक के हिसाब से कल अभी थोड़ी देर में कोई खबर आ जाए मुझे नहीं पता। अभी तक के हिसाब से लोग फिर से लौट के आए, इक्विटीज में दबा के खरीद रहे हैं और अच्छे स्टॉक्स गिरे थे। US के सारे इंडेक्स छोड़िए, आप खाली नैस्डैक देखिए, रैली बनी है वहाँ पे। मतलब 3% की रैली 6-8 महीने में पहली बार आई। तो अच्छे स्टॉक से जो लोग फोमो वाले लोग हैं वो लपक के गए, उन्होंने खरीदा बढ़िया वाले स्टॉक, और वही इंडिया में भी हो सकता है क्योंकि वो मौका आपको बहुत रेयरली मिलता है कि अच्छे स्टॉक नीचे मिल रहे हैं। तो उस वजह से हमको लगता है कि पिच बढ़िया है और RBI ने अगर कुछ, जब हमको उम्मीद है कुछ करेंगे नहीं वैसे, तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अपने विदेशी भाई लोग जो हैं वो बहुत फर्म, हमको अच्छा लगता है, उनका व्यू नहीं बदलता रोज रोज। उन्होंने एक बात तय कर लिया तो कर लिया, अपनी भी नहीं सुनते वो। अपने देश की भी नहीं सुन रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, बस हमने तय कर लिया। ये बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है ना, उसने गड़बड़ कर दिया है। तो वो अपनी भी सुनना बंद कर दिया। तो ये लपक वर्ड से मुझे भोपाल की याद आ गई। ये लपक हर जगह चलता है क्या? लपक बहुत चलता ना, भोपाल में बहुत चलता है। अच्छा, तो मूड माहौल ये है, ग्लोबल संकेत बढ़िया है। रिस्क ऑन ट्रेड, रिस्क ऑन मतलब रिस्की एसेट्स में खरीदारी लौटती है, तो रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस टेबल पे 100 पॉइंट ऊपर एसजेएक्स निफ्टी। ऐसे में 10 के 10 स्टॉक्स जो हैं इन ग्रीन वाले ही हैं, पर आज दिन थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन वाला हो सकता है गैप सस्टेन ना हो जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए, तो थोड़ा सा कॉशियसली स्क्रीन पे स्टॉक्स ऐड करिएगा और मॉनिटर करिएगा। अच्छे लग रहे हो तो ट्रेड इनिशिएट करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक पहला काउंटर। अच्छा, इसमें कोई वैसे सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। सबको पता था इंटरिम डिविडेंड, सबको पता है कि आमतौर पर हिंदुस्तान जिंक बहुत तगड़ा डिविडेंड डोल आउट भी करती है। 18 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डोल आउट हुआ है। ये स्टॉक थोड़ा सा, ये कुछ दिन से तो मैं अपनी टीम में ले रहा हूं, कल भी 1.5% ऊपर था। तो ईयर हाइज लेकिन ध्यान रखिए 400-410 के आसपास के हैं। रिकॉर्ड डेट जो है वो 15 दिसंबर की है। रिकॉर्ड डेट आते आते मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली और तेजी पकड़ेगा। नॉट नेसेसरली कि आज ही बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, पर अच्छा डिविडेंड डोल आउट हो रहा है। रिकॉर्ड डेट से पहले, जैसे कोल इंडिया में हमने करा था, रिकॉर्ड डेट से पहले बाइंग आई थी, आपने नोटिस करा हो तो 160-170 तक वो स्टॉक पहुंच गया था। मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक में भी अपूर्व ड्यू हैं, थोड़े से आने चाहिए। तो इस स्टॉक को अडॉप्ट रखेंगे। और आज एक और बात यह है कि रिस्क ऑन ट्रेड जो हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि कमोडिटीज कल भी आउट परफॉर्म कर रही थी, आज भी आउट परफॉर्मेंस बहुत लाइकली है कि ग्लोबल संकेत जो डिराइव करते हैं जो पॉकेट्स, उनमें स्ट्रेंथ होगी।
डोमेस्टिक संकेत क्योंकि आरबीआई पे डिपेंडेंट ज्यादा होंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक शायद एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आज फिर दिखाए। हिंदुस्तान जिंक की बात करी और इतना अच्छा डिविडेंड रोल आउट हुआ है तो फिर वेदांता को रखिए रडार पे। वेदांता इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान जिंक इसकी सब्सिडरी है। भाई वेदांता के पास इस कंपनी का 65% ऑलमोस्ट स्टेक है। तो अगर हिंदुस्तान जिंक 7,600 करोड़ रुपए का डिविडेंड रोल आउट कर रहा है तो 65% के लिहाज से तो ऑलमोस्ट 4,905,000 करोड़ रुपीज वेदांता के पास आता हुआ आपको नजर आएगा। तो वेदांता के लिए बढ़िया इंटरिम डिविडेंड, खबर पॉजिटिव, ग्लोबल संकेत अच्छे। अब डिपेंडेंट ये है कि उसका कितना पास थ्रू हमको एज वेदांता शेयरहोल्डर्स मिलेगा वो अपना है, पर अच्छी खबर है इसलिए वेदांता भी शायद इन ग्रीन ट्रेड करे। तीसरी कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज, बहुत दिनों बाद रडार पे आई है। प्राज ने कल एक खबर दी कि उन्होंने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। भाई ये स्टॉक 400 प्लस वाला स्टॉक है, 350 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, प्राज की स्टोरी सुनाओ उससे पहले, ये टी ग्रुप में चला गया, ट्रेड टू ट्रेड वाला मामला है, तो नॉट नेसेसरली आज का ट्रेड तो है ही नहीं कह रही है। तो थोड़ा सा आपको अगर रखने का मन हो तो रखिएगा, नहीं तो छोड़िएगा स्टॉक को। वो मैंने बाद में नोटिस करा, टीम में रख लिया था तो मैंने इसलिए कहा बता दिया जाए। प्राज ने कहा है कि शुगर केन जूस के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन उसके प्रोसेस के लिए लेकर आए ताकि एक सस्टेनेबल फीड स्टॉक बन सके शुगर केन जूस इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जिसको इन्होंने नाम दिया है बायोसिरप। अब इस टेक्निक के थ्रू शुगर केन जूस दरअसल पेरिशेबल होता है, सीजनल फीड स्टॉक होता है, 24 घंटे से ज्यादा रखा नहीं जा सकता। इनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के चलते उस जूस को कंडीशन किया जाता है बायोसिरप के तौर पे और उसे 12 मंथ तक स्टोर किया जा सकता है। तो साल भर इथेनॉल प्रोडक्शन हो सकता है अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। बढ़िया है, अच्छी खबर है। दिक्कत क्या है इसका, में खबर तो अच्छी है, इसीलिए मैंने कहा कुछ दिन तक शायद अपनी दिखा सकता है प्राज, इसको अडाप्ट। अभी गडकरी जी को मैं किसी कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो बता रहे थे कि गेहूं से, चावल से, मक्के से, धान, बांस से, हर चीज़ से वो बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो अगर कोई आदमी बढ़िया केमिस्ट्री समझ के उसको कर रहा है तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आज एक मेरी सुझाव कम रिक्वेस्ट है, आप आजकल रोज़ जो है डिविडेंड वाले बहुत स्टॉक लेके आते हो, 18 रुपये डिविडेंड और 20 रुपये डिविडेंड शो करते थे। आप डिविडेंड डार्लिंग टाइप का सुमित जी से करवाइए ना। मतलब अब मुझे तो लग रहा था कि मान लो हिंदुस्तान जिंक के किसी के पास बहुत सारे शेयर होते हैं तो उस काम करने की जरूरत है। ये जो कई सारी सरकारी कंपनी डिविडेंड डाउन है, इनमें सबसे बढ़िया जूस ही है कि ये डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया हो गई है। ये स्टॉक चले ना चले, इनके डिविडेंड यील्ड बहुत नहीं। तो आप इधर उधर बातें मत करिए, आप प्रॉमिस करिए कि आप डिविडेंड डार्लिंग नाम का एक सेगमेंट सुमित से करवाएंगे। ये करा लेना चाहिए, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है? अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं। चलो ये एक नया ऑफरिंग आपको मिलेगा। अब मेरे वाले स्टॉक फटाफट ONGC, HOEC, सेलान, इसलिए क्योंकि क्रूड में एक तगड़ा बाउंस आया है और वो डर खत्म हुआ है कि ओमिक्रॉन से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ग्रोथ लौटेगी, कामकाज फिर से चालू रहेगा एज यूजुअल। तो 76 पे आएगा फिर से क्रूड और रफ्तार लगातार ऊपर की तरफ बनी हुई है। अब फिर से वो पुरानी वाली रिपोर्ट निकाल के पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, गोल्डमैन सैक्स वाली और JP मॉर्गन वाली। तो क्रूड में लॉन्ग साइड का एक ट्रेड बनता है। तो हमें लगता है इसीलिए कि ये जो तीनों स्टॉक है बेचारे कमज़ोर हो गए थे, अभी फिर से ऊपर जाने की तरफ लगेंगे। तो ये तीनों ग्रीन ट्रेड के लिए। चौथा इसी जोड़ते हैं IOC ने क्या किया, हाँ इन्होंने किया कि नोएडा का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है ना, उसमें ये ATF सप्लाई करेंगे तो उसके लिए 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलेगा। ये अकेले उस एयरपोर्ट में रहेंगे कि बाकी भी आएंगे प्लेयर्स? अभी तो फिलहाल इनको मिला है, जनरली 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होते। तो इनकी जो कंपनी है इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग, वो वहाँ पे अपना सेटअप लगाएगी और फिलिंग करेगी। तो अच्छी खबर है। वही इथेनॉल की स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। आजकल सबको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो गुलशन पोलियोल्स नाम की कंपनी ने कहा कि उनको भी लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है OMC से इथेनॉल ऑफ टेक का। अच्छी खबर इनके लिए भाई, 330 वाला स्टॉक 250 पे चल रहा है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इनकी सब्सिडरी पॉलीप्लेक्स थाईलैंड की जो नई कैपेसिटी कमीशन होनी थी उसने काम शुरू कर दिया 7 दिसंबर, यानी कि कल से वो काम की शुरुआत हुई। अच्छी खबर इनके लिए। और टेक्समैको रेल ने कहा वो जो राइट इशुएंस आया था, अच्छा रिस्पांस मिला, कुल 1.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है। तो अब इस पैसे का इस्तेमाल दरअसल इनके पास आ रहे हैं 165 करोड़ रुपए के आसपास। लिक्विडिटी सिचुएशन इस कंपनी की इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो ऑफ हाइज वैसे ही ट्रेड करा, 38 वाला 27 पे रख लीजिए रडार पे, शायद अच्छा मूव दिखा दे आज। अच्छा, अगले 2 स्टॉक में एक स्पाइस जेट है जो रेड में है, रेड में थोड़ा क्या मतलब पूरा रेड में पूरा ही होगा। मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है जिसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक इनका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का केस चल रहा था, तो उस मद्रास हाईकोर्ट ने इनको कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर $50 लाख ये जमा करें और 3 हफ्ते तक स्टे दे दिया, अदरवाइज इनके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लग सकती है।
ये एक हैंगओवर है, ये खत्म होना ज़रूरी है, अदरवाइज मुश्किल आ जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा। बस इसी के कॉन्ट्रेरी इंडिगो, आज उसमें हमको लगता है कि फिर से बढ़िया ट्रेड बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ट्रेवल लेवल की सारी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। और स्टॉक के हिसाब से देखिए तो किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान होता है। तो मुझे लगता है इंडिगो में एक तेजी बनी, हालांकि इनका भी एक मुकदमा गंगवाल जी और भाटिया जी का चल ही रहा है, पर वो एमिकेबल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन स्पाइसजेट की वजह से मुझे लगता है कि इसमें जो 2400 से गिर के आ गया है, तो एक मूवमेंट यहाँ बन सकता है। ये गजब है, इन्होंने इनके फ्लाइट के 6E हाँ और वो फॉन्ट भूलो नहीं आप, हर इनकी प्रेस रिलीज भी उसी फॉन्ट में आती है। डॉट 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 डॉट। चलिए ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब जो मध्यक्रम के स्टॉक्स हैं उनमें JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, इनके ताज़ा जो आंकड़े आए हैं स्टील प्रोडक्शन के, उसमें 6,74,000 टन स्टील इन्होंने उत्पादित किया है साल दर साल, जिसमें 10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और जो बिक्री इन्होंने की है वो 5,39,000 टन की है, जिसमें से 15% टोटल सेल्स का जो है एक्सपोर्ट है इन्होंने किया है। नंबर 72 है यहाँ पे, YoY ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि इसमें मूव रहेगा। और सेम रेप्लिकेट होगा मेरे ख्याल में सेल में भी, क्योंकि स्टील की जो डिमांड है वो लगातार अप बनी हुई है। प्राइसेस हालांकि प्लेटो हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन डिमांड में कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेटल में आज थोड़ी मजबूती होनी चाहिए, खासतौर पर स्टील में। तो इनके हाई बीटा का जवाब हाई बीटा से 2 रियल एस्टेट कंपनीज। दरअसल आज श्रीराम प्रॉपर्टीज का IPO खुल रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टीज क्या है? साउथ इंडिया की एक लीडिंग प्रॉपर्टी डेवलपर है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलपर। तो 2 साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज जिनकी बेंगलुरु जैसे मार्केट्स में पकड़ मजबूत है और जो ऑफ हाइज इस समय ट्रेड कर रही हैं। उनमें से एक है प्रेस्टीज एस्टेट्स, 522 साल के हाइज 440 के आसपास खड़ा हुआ है, और दूसरा है पूर्वांकरा। मेरे ख्याल से इस पे भी रब ऑफ आना चाहिए। 160 170 के हाइज वाला स्टॉक 130 ऑड लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। तो 2 बेंगलोर बेस्ड या साउथ इंडिया सेंट्रिक रियल एस्टेट कंपनीज, इनको रखिएगा रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप। स्वागत एक बार फिर से आपका। और आखिरी के 2 स्टॉक्स में ये फूड एक्सपोर्टर्स हैं, LT फूड्स और KRBL। रॉयटर्स एक खबर लिख रहा है अरब ब्राज़ील चैम्बर की ओर से कि 15 साल बाद भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया अरब कंट्रीज़ के लिए। और इसको एडवांटेज मिला है जो पूरा एक डिसरप्शन हुआ कोविड के दौरान उसका, और ब्राज़ील में क्रॉप बहुत ख़राब हुई है। तो ये बड़ा गेन है इनके लिए। जो लोग अरब कंट्रीज़ को राइस एक्सपोर्ट करते हैं या दूसरे फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, पॉजिटिव है कि 15 साल बाद नंबर 1 बने हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स में मूव आना चाहिए, LT फूड्स और KRBL। AIA इंजीनियरिंग, ध्यान रखें वो तेगा इंडस्ट्रीज का जो गजब का IPO निकला, आज शायद अलॉटमेंट का लिस्टिंग की हो रही है तैयार। मैंने तब भी इसके पीयर सेट के तौर पे बताया था, हालांकि तेगा के अपना चार्म है, AIA साइज बड़ा है और इंटरेस्टिंग लेवल्स पे। ये स्टॉक अब तक चल के नहीं दिया उन लेवल से, कल जरूर एक अपमूव की शुरुआत हुई है, तो होपफुली उस लिस्टिंग से पहले AIA थोड़ा सा हरकत में आए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और जाते जाते कल एक कंपनी मेंशन करी थी सेबको, वो शिपिंग मिनिस्ट्री से अप्रूवल, उसके बाद ऑर्डर्स बैक करे थे, उसको कंटिन्यू कर रहा हूं कि कल का अगर चार्ट नोटिस करेंगे तो सेकंड हाफ में गजब का मोमेंटम स्टॉक पिकअप कर रहा था। छोटा साइज की कंपनी अच्छा मूव पकड़ रही है, मुझे लगता है शायद होपफुली आज भी फर्दर लेग्स हो कल के सब। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। वेडनेसडे का दिन 10 के 10 वो स्टॉक्स हैं जो होपफुली इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आए। पहला था हिंदुस्तान जिंक, जहां पे बढ़िया डिविडेंड डोल आउट होता हुआ, वो डिविडेंड का फायदा मिलेगा वेदांता को, जो कि हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट प्रमोटर है, 65% स्टेक इनके पास है, तो अच्छा खासा शायद कॉर्पस इनके पास आता हुआ नजर आए। प्राज इंडस्ट्रीज की एक बढ़िया पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आई है इथेनॉल को लेकर, शुगर केन को लेकर, ताकि ईयर लॉन्ग आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकें। उस चक्कर में स्टॉक को रखा है। गुलशन पॉलीऑल्स को OMC से इथेनॉल सप्लाई का ऑर्डर मिलता हुआ, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की जो सब्सिडरी है पॉलीप्लेक्स थाईलैंड, उसका एक प्लांट कमीशन हुआ है कल। टेक्समैको रेल के राइट्स इशू को अच्छा रिस्पांस मिला है, 165 करोड़ रुपए कंपनी के पास आते हुए। प्रेस्टीज एस्टेट्स, पूर्वांकरा, 2 दक्षिण भारत सेंट्रिक बेंगलुरु सेंट्रिक कंपनीज, आज जो IPO खुलने जा रहा है श्रीराम प्रॉपर्टीज का, उसका शायद होपफुली एक अच्छा रब ऑफ मिले। दोनों ऑफ हाइज ट्रेड कर रहे हैं। AIA इंजीनियरिंग, तेगा इंडस्ट्रीज का आज अलॉटमेंट का दिन है, सब वो लॉटरी का इंतजार कर रहे होंगे। लिस्टिंग से पहले शायद AIA हरकत में आता हुआ नजर आए। और सेबको कल की टीम से आज भी
कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए, टीम में खरीदारी पे ही फोकस है, एक केवल सेल साइड का है, लेकिन कच्चे तेल में बाउंस आया है तेजी से, तो उसकी वजह से जो गिरने की वजह से दबाव देखा गया था ONGC, HOEC, सलाइन जैसे शेयरों में, वहाँ पे आज एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। IOC के लिए अच्छी खबर ये है कि जो नया एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, उसमें इनको ATF के लिए जो 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन कर लिया है। स्पाइस जेट के लिए एक बुरी खबर ये है कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामला है जो इंजन मेंटेनेंस का था, उसमें इनको ऑर्डर दिया है कि ये $50 लाख जमा करें और ये 2 हफ्ते के अंदर इनको करना, तो एक हैंगओवर बना हुआ है इंटरग्लोब में। लेकिन उसी के कॉन्ट्ररी फ़ायदा है, CS की रिपोर्ट है 2700 तक का टारगेट दिया गया है, उतनी का फ्लीट को फ़ायदा। JSPL ने अपने प्रोडक्शन नंबर दिए हैं, 10% बढ़े हैं और उसी का फ़ायदा CL को मिलेगा। मेटल आज ऐसे ही थोड़ा बाउंस करना चाहिए क्योंकि मार्केट रिवाइव है। और फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने ब्राज़ील के पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। तो जो अरब कंट्रीज़ को ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, LT और KRB जैसी कंपनीज, उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। चलिए, मुनाफे की ओर बढ़े, लेकिन ये जो अभी आपने देखी कैटरीना की शादी का, आज कल शादी है, आज 8 तारीख है। आज मैं ख्याल में आशीष जी बता रहे थे मेहंदी की रस्म है। आशीष जी बहुत कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। मैंने ना ये कल पूरे अब टाइम वीरू जैसा बैठ follow के कर रही वाली थी। फुटेज कटवा रहे थे बैठ के। इंटरेस्ट सबका उतना ही है, नाम मेरा ये मार तो दिया। ना कि अभी कल वीरू ने इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई, अब ये मेरे पर बिल फाड़ रहे हैं। इन्होंने सुबह बताया ये शो में, मैंने मॉर्निंग आपको कॉल में, पूछा था, वीरू ये कहाँ आज गायब है? मेहंदी है इसलिए वीरू सल कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस नहीं आया। आज मेहंदी का दिन था। ये मैं रीजन ढूंढ रहा था वीरू क्यों नहीं आया। तो एक रीजन ये है, आज मेहंदी का दिन है शायद। सर वो राजस्थान में, आप मेरी बात समझिए। अच्छा, वीरू राजस्थान पहुंच गए क्या? जी। और वहाँ से आपको एक वो फोनर करते हुए दिखेंगे और आंसू उनके छुप नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आज स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आज मेहंदी की रस्म और हरा नज़ार आपको बहुत अच्छी तरीके से बाजार पर दिखेगा। चलिए, तो इस पे इसके डेवलपमेंट हम दिन भर रिपोर्ट करते रहेंगे आपके लिए। लेकिन बढ़िया बाउंस बैक कल का, उसके बाद आज के ग्लोबल संकेत बढ़िया है। ऐसे में आज का सेशन दरअसल कैसा पैन आउट होगा? आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने लाइंड अप है जो घड़ी चल रही है, महज 2 घंटे दूर, क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट। तो उससे पहले, उसके बाद क्या पॉलिसी में एक्सपेक्टेड है, ग्लोबल क्यूज कैसे, इन सब पे बातचीत। लेकिन शुरुआत कर दी जाए हेडलाइंस के साथ। तो आशीष जी, आज उस दिन का इंतज़ार है जो पिछले हम लोग 2 हफ्ते से सोच रहे हैं कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन लगता है कि जिस हिसाब से आपने विदेशी बाज़ारों में, खासकर वॉल स्ट्रीट में तेज़ी देखी है, तो आपको भारतीय बाज़ार अब तेज़ी की तरफ घूमते हुए दिखेंगे। नीरज जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि क्रेडिट पॉलिसी में कुछ आपको ऐसे डेवलपमेंट्स नहीं होते हुए दिखेंगे जिससे इकोनॉमी में, बाज़ार में और स्टॉक प्राइसेस में आपको विघ्न पड़ता हुआ दिखे। और आज वैसे भी बुधवार है, विघ्नहर्ता का दिन है, तो मान के चलते हैं कि आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम हेडलाइंस पेश है खिदमत आपके साथ।